स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फांसीवाद क्या है। ओके, फांसीवाद का क्या अर्थ है ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अब टोटल 5-6 वीडियो फांसीवाद पर आएगा कि इटली में फांसीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, मुसोलिनी कौन था, फांसीवाद के उदय के कारण क्या थे, फांसीवाद के सिद्धांत क्या थे, मुसोलिनी की गृह नीति विदेश नीति क्या थी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है, यानी कि मैंने कहा 4-5 वीडियो आएंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे फांसीवाद क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। इटली में फांसीवाद, फासिज्म इन इटली। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इटली में फांसीवाद। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इटली में फांसीवाद का क्या अर्थ है और क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। कह रहा है इसमें, जिस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी राज्य की स्थापना हो रही थी। देखिए, मैं पहले पढ़ दूंगा फिर समझाऊंगा। ओके, क्योंकि पढ़ना भी है समझाना भी है। तो कह रहा है, जिस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी राज्य की स्थापना हो रही थी तथा एक नए समाज और अर्थव्यवस्था का गठन किया जा रहा था, उसी समय यूरोप के 2 अन्य राज्यों का कायाकल्प बिल्कुल दूसरी तरफ हो रहा था। इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद के आविर्भाव को आमतौर पर प्रतिक्रांति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इतना पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जिस समय यूरोप में, मतलब यूरोप के जितनी भी कंट्रीज थे, वहाँ पर क्रांतियाँ हो रही थी, क्रांति हो रही थी। जैसे रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई, तो वहाँ पर क्रांति हो रही थी। उसी समय 2 राज्य ऐसे भी थे, यूरोप के 2 देश ऐसे भी थे, जैसे इटली और जर्मनी। यहाँ पर प्रतिक्रांति हो रही थी, मतलब क्रांति के उल्टा, क्रांति का उल्टा काम हो रहा था। प्रतिक्रांति मतलब वहाँ पर जो अन्य राज्य थे वहाँ पर क्रांति हो रही थी और यहाँ पर प्रतिक्रांति हो रही थी। अब जो सभी राज्य थे, सभी देश थे यूरोप में, वहाँ पर क्रांति के माध्यम से लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन इन दोनों राज्यों में, यानी इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद की जब उत्पत्ति हुई तो लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया, मतलब उल्टा काम हो रहा था। ओके, तो वही चीज़ आपसे समझा रहा है कि जिस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी राज्य की स्थापना हो रही थी, एक नए समाज और अर्थव्यवस्था का गठन किया जा रहा था, उसी समय यूरोप के 2 अन्य राज्यों का कायाकल्प बिल्कुल दूसरी तरह से हो रहा था। यहाँ तरह होगा। ओके, इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद के आविर्भाव को आमतौर पर प्रतिक्रांति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, वस्तुतः फांसीवाद और नाजीवाद दोनों ही साम्यवाद विरोधी थे। ओके, ये दोनों साम्यवादी विरोधी थे, साम्यवाद का बहुत कट्टर विरोध करते थे और अपने अपने देशों में साम्यवादियों को निर्ममता से नष्ट करने के बाद सत्तारूढ़ हुए थे। यानी जर्मनी में नाजीवाद जो हिटलर के मतलब नेतृत्व में सत्तारूढ़ हुआ था और इटली में फांसीवाद जो मुसोलिनी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ हुआ था। तो ये दोनों सत्ता में कब आए, कैसे आए? इन्होंने अपने देश में साम्यवादियों का दमन किया, यानी साम्यवादियों को निर्ममता से नष्ट करने के बाद सत्तारूढ़ हुए थे। ओके, अपने शासनकाल में इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों का हरण कर लिया। देखिए, जो चीज़ मैंने अभी आपको पहले ही बता दी थी वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जब जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद की स्थापना हुई तो अपने शासनकाल में इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकारों का हरण कर लिया, यानी उनका हनन कर लिया। जबकि यूरोप में हुई क्रांतियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समता और अधिकारों की बात की गई थी। कह रहा है कि जबकि यूरोप में और जितनी क्रांतियाँ हुई थी उनमें व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई थी, उनको अधिकार दिए गए थे, लेकिन इन 2 राज्यों में विपरीत काम हुआ। एवं वहाँ क्रांति के पश्चात प्रजातांत्रिक उदारवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। ओके, जहाँ कहीं भी यूरोप में अन्य जगह क्रांति हुई थी वहाँ पर प्रजातांत्रिक उदारवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी, जबकि फांसीवाद और नाजीवाद के दौरान अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई। अधिनायक तंत्र मतलब निरंकुशता, निरंकुश तंत्र की स्थापना की गई। इसी संदर्भ में इसे प्रतिक्रांति के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इसको प्रतिक्रांति कहते हैं। ओके, तो अब चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट मतलब देखते हैं, इसका डायरेक्ट अर्थ देखते हैं सीधे सीधे कि क्या होता है फांसीवाद का अर्थ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द फासिज्म यानी फांसीवाद, हिंदी में फांसीवाद कहते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फासिज्म। तो ये जो फासिज्म है ये लैटिन शब्द फासियो से,
बना है। ओके, लैटिन शब्द है फासियो, उसी से बना है, जिसका अर्थ होता है बंडल या लकड़ियों का बंधा हुआ ढेर। तो अंग्रेजी शब्द फासिज्म या फासीवाद लैटिन शब्द फासियो से बना है, जिसका अर्थ होता है बंडल या लकड़ियों का बंधा हुआ ढेर। एक ऐसा बंडल, कैसा बंडल? एक ऐसा बंडल जिसके बीच में ऊपर निकला हुआ कुल्हाड़ा होता था। यह लकड़ियों का बंडल लाल फीते से बंधा होता था, जो राजकीय अधिकार का चिन्ह प्रतीक होता था, जिसे प्राचीन रोमन सरकार के प्राधिकार और शक्ति का चिन्ह माना जाता था। और ये जो बंडल होता था किससे बंधा होता था? लाल फीते से बंधा होता था। ओके, यहाँ पर जो पीता हुआ लिखा है, ये पीता नहीं, यहाँ पर फीता होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो जो बंडल है वो किससे बंधा है? लाल फीते से। और लाल फीता किसका प्रतीक है? प्राचीन रोमन सरकार के प्राधिकार और शक्ति का प्रतीक है। ओके, बेनिटो मुसोलिनी का दल इस शब्द के आधार पर फासिस्ट दल कहलाया। फासिस को दल के प्रतीक या चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि फासीवाद से तात्पर्य निरंकुश तानाशाही से है। फासीवाद का क्या मतलब है? निरंकुश तानाशाही, जिसका मजबूत स्तंभ बर्बर एवं खुफिया पुलिस एवं निरंकुश उद्दंड पार्टी कार्यकर्ता होता है। अब ये इसकी पहचान आपको बता रहा है। ओके, कि अगर कहीं फासीवादी सरकार की स्थापना हुई है तो उसमें आपको क्या क्या लक्षण दिखेंगे। वहाँ का जो पुलिस होगा वो खुफिया होगा, बहुत ही बर्बर पुलिस होगी। ओके, बर्बर मतलब बहुत दुष्ट पुलिस होगी, बहुत खुफिया पुलिस होगी। वहाँ निरंकुश एवं उद्दंड पार्टी कार्यकर्ता होंगे। कार्यकर्ता कैसे होंगे उस पार्टी के? बहुत उद्दंड और निरंकुश होंगे, यानी किसी की बात नहीं मानेंगे सिवाय अपने राजा की ही बात मानेंगे। तो अगर ऐसा कहीं दिखता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर फासीवादी शासन तंत्र स्थापित हो गया। अब और क्या होता था इस तंत्र में? इसके तहत षड्यंत्रकारी तरीके से अफवाहें फैलाकर प्रतिपक्ष को बदनाम करते हुए जनतांत्रिक संस्थाओं का उन्मूलन किया जाता था। साम्यवाद का विरोध, सर्वोच्च नेता की व्यक्ति पूजा और अंधभक्ति, पार्टी के सदस्यों का कबायली आचरण और विरोधियों का हिंसक उन्मूलन भी फांसीवाद की पहचान है। और क्या क्या पहचान है फांसीवाद की? फांसीवाद में क्या किया जाता था? विरोधियों का निर्ममता से दमन किया जाता था, यानी जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं उनका दमन किया जाता था। तमाम तरह के कानून लाए जाते थे कि विरोधी पार्टियां इलेक्शन ना लड़ पाएँ ताकि हम ही बने रहें सत्ता में। षड्यंत्रकारी तरीके से अफवाह फैलाई जाती थी कि ये जो विरोधी हैं, विपक्ष हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी उनके बारे में उनको बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जाता था। जो जनतांत्रिक संस्थाएं यानी जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनको बंद कर दिया जाता था, दोष लगा करके कि ये गलत है, इनसे कुछ नहीं होगा, जनता का कल्याण नहीं होगा। और साम्यवाद का विरोध करते थे, अपने नेता की पूजा करते थे। ओके, अपने जो नेता यानी फांसीवाद का जो नेता होता था लोग उसकी पूजा करते थे, अंधभक्ति में खोए रहते थे कि जब जो कुछ भी है करता धरता सब नेता ही है। पार्टी के सदस्य जो होते थे कबायली आचरण के होते थे। कबायली मतलब बहुत ही बर्बर उद्दंड होते थे। और विरोधियों का हिंसक उन्मूलन भी फांसीवाद की पहचान है, यानी कि जो विरोधी होते थे इनके, उनका उन्मूलन करते थे, उनका नाश कर देते थे ताकि कोई इनके सामने आ ही ना पाए। तो ये फांसीवाद का मैंने अर्थ बताया थोड़ा सा। ओके, आपको फांसीवाद का मतलब समझ में आ गया होगा। इटली में इसका उदय मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुसोलिनी कौन था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।